नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर रुड़की से है। मंगलौर विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच हरियाणा की राजनीति के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने धरातल पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनावी बिगुल फूंक रखा है, जिसके तहत नारसन स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित भव्य धन्यवाद कार्यक्रम में उन्होंने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ठोई और साथ ही कागावाली, गोपालपुर और नाथूखेड़ी गाँव के ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है और ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ वह जोरदार स्वागत किया है। उत्साहित करतार सिंह भड़ाना जनसभा में भावुक नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधायक का पद उनके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि वे यहां की जनता के बीच एक बेटे और भाई के रूप में सेवा करने आए हैं। मंगलौर की जनता से मिले अपार प्रेम और सम्मान को 1000 गुना बढ़ाकर वापस करना उनका संकल्प लेते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वे मरते दम तक क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। चार क्योंकि हमारे छोटे छोटे गांव हैं तो मेरी साथ ही बुला लिए। नाथूखेड़ी थी, नाथूखेड़ी, गोपालपुर, कमावली और ठोई इस तरह से सम्मानित करते हैं जिन्होंने आपका सहयोग किया। मैं दिल से सम्मान करता हूँ, समर्पित भाव से करता हूँ। जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया उससे 1000 गुना बढ़ा के उन्हें वापस करना चाहता हूँ। लोगों का कहना है कि करतार सिंह, मैं 11:30 बजे उठता हूँ और सुबह 7:30 बजे सोता हूँ। रोज का रूटीन है मेरा, और जिस दिन यहाँ मैं आता हूँ ना उस दिन मैं सोता ही नहीं। तो वहां भी मेरे अपनों से, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ और मैं कम से कम भी नहीं तो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी की समाज को छोड़ के लोग मुझे जानते हैं और पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दर्शन देने आ जाता है। जनता का था ऐसा है, विधायक बहुत छोटी चीज है। मैं इनका बेटा और भाई बनने आया हूँ और वो मैं बन चुका हूँ, इनने मुझे बना लिया। तो अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ये मुझे बेटा और भाई बनाए रखे और अच्छा भाई, अच्छा नौकर सबको पसंद है। मंगलौर के लोगों के साथ कभी छोड़ नहीं, मतलब ही नहीं होता, जीते जी तो नहीं छूटेगा। तो वहां जाके भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी दुआ कर लेंगे। रहता है तो जब याद रहेगा तो मंगलौर के लिए, देश के लिए दुआएं करते रहेंगे। टाइम तो बहुत दूर है, टाइम तो सेकंड की पता नहीं लगती क्या हो जाए। सही बात। पटना से जमुना जाने के क्रम में शेखपुरा पहुंचे सांसद अरुण भारती को लोजपा और जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। शेखपुरा जिले के खुड़िया में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए डीएम ने स्थल का निरीक्षण किया है और साथ ही इस निरीक्षण से राजनीतिक तेज हो गई है। इस खबर को सुनकर लोजपा और जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कार्यालय में
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। पत्रकारों से उन्होंने बताया कि शेखपुरा में जमीन उपलब्ध है, फिर क्यों शेखपुरा सराय प्रखंड के खुड़िया में जमीन का निरीक्षण किया जा रहा। इमाम गजाली ने बताया कि शेखपुरा के कारे, पचना, अररिया में जमीन उपलब्ध है, इसके बाद फिर निरीक्षण किया जा रहा है। इमाम गलाजी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती ने लिखित आवेदन देकर मांग किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेडिकल कॉलेज शेखपुरा जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर के आसपास ही बनेगा। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खुलने से छात्र छात्राओं की सुविधा भी मिलेगी। कॉन्फ्रेंस रखा है और इसलिए हमारे आप सबसे पहले तो मैं आप लोग का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं। मकर संक्रांति का मुबारकबाद आप सारे हमारे पत्रकार भाइयों को, शेखपुरा जिला वासियों को, शेखपुरा विधानसभा के वासियों और पूरे बिहार के वासियों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का तात्पर्य यह है कि जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पहले हर जिला में बनने को था, शेखपुरा में हो चुका है इससे पहले, और हमारे सम्मानित सांसद अरुण भारती जी ने इस पर प्रमुखता से जोर दिया था और उन्होंने लेटर भी लिखा था और मैंने भी लेटर लिखा था, शायद मैंने कल फेसबुक पर अपने पोस्ट किया भी है। कोई मेडिकल कॉलेज को शेखपुरा में ही रखा जाए, जो उस सराउंडिंग एरिया, शेखपुरा का जो सराउंडिंग एरिया है 5 से 6 किलोमीटर के बीच में, उसको रखा जाए मेडिकल। इसलिए कि वहाँ जिला मुख्यालय है, बगल में स्टेशन है, यहाँ सारी सुविधा है, बैंक है, थाना है। तो मेडिकल कॉलेज या तो मैंने पहले भी कहा था, मैंने इससे पहले आरिफ हसन साहब डीएम थे, मैंने उनको भी कहा था और उन्होंने इस पर एग्री भी किया। आरिफ हसन साहब ने उस पर एश्योर कहा था कि हमने जमीन देख लिया शेखपुरा में। मैं आप बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, और जब यहाँ पर हमारे डीएम साहब आए हुए हैं, वो शायद उनसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस तरह से आप शेखपुरा में ही इसको रखा जाए, जिस तरह से आप जमीन देख रहे हैं, शेखपुरा में पर्याप्त मात्रा में जमीन है। इतनी जमीन है शायद कि हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप देखिए अरियरी ब्लॉक, जहाँ पे जर्जर वहां ब्लॉक वहां शिफ्ट हो चुका है, तो अरियरी ब्लॉक के अंदर कम से कम 25 से 30 एकड़ जमीन है। घटेगा भी जमीन कुछ 1, 2, 3 कट्ठा 10 कट्ठा सरकार उसको परचेज कर सकती है, जो प्रावधान है। दूसरा आप आ जाइए पचना में, आइए पहाड़ों का इलाका, पचना में भी कम से कम 30-35 एकड़ जमीन वहां पर भी होगी। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ शेखपुरा में जमीन पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ कारे में आप आइए, कारे के अंदर जमीन पर्याप्त मात्रा में है। समझिए कि एकड़ कितना एकड़, बल्कि तो सीओ साहब देखेंगे, डीएम साहब का काम है कार्य देखना इसको। और मैं बाधितपुर यहाँ पुलिस लाइन बन रहा है, उसके पास तो जमीनों का जखीरा है, अरियरी में जमीनों का जखीरा है, पचना में जमीनों का जखीरा है। तो कहाँ जाइएगा इस शेखपुरा की धरती पे, शेखपुरा विधानसभा के क्षेत्र में, या फिर आप इसे ऐसा कोने मत उसको लेके जाइए जो इंसान को अनसेफ फील हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप शेखपुरा के इर्द गिर्द सराउंडिंग 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप मेडिकल कॉलेज लाने का रिकमेंड करने का प्रावधान करें। और ये सारा प्रक्रिया हमारे सांसद भारती जी ने कर दिया था। चिराग पासवान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इससे पहले इस पे काफी अग्रेसिव दिखाई। और वो चुनाव विधानसभा से पहले मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाकर मैंने लेटर दिया और देने के बाद मैंने सारी प्रक्रिया मैंने पूरी कराई थी। और मुझे खुशी है एनडीए सरकार की, और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हर जिला में मेडिकल कॉलेज देने का जो संकल्प किया है, और आज वो सपना साकार होने को है। और मेडिकल कॉलेज शेखपुरा की धरती पे, शेखपुरा की जमीन पे बने, ये मेरा संकल्प है। और हम लोग सारे, चाहे लोजपा हो, जदयू हो, भाजपा हो, हम पार्टी हो या कुशवाहा जी की पार्टी हो, और हमारे अपोजिट पार्टी राजद, कांग्रेस, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एरिया यहाँ पर रहते हैं, सीपीआई, सीपीएम, सारे लोग का मंशा है कि शेखपुरा के अंदर ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जो बहुत एक समझिए कि एक सुनहरा पल होगा। ये श्री बाबू की धरती है, जहाँ श्री बाबू ने राजनीति सीखी, जहाँ पे जिला मुख्यालय कांग्रेस ऑफिस है,
जहाँ पे जिला मुख्यालय लोजपा का है, जहाँ पे जिला मुख्यालय राजद का है, भाजपा का है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से एक नया जाएगा, एक नया पैगाम जाएगा। और मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जरूर संज्ञान लें। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं आपको। खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैती प्रखंड के पीरपैती पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय पीरपैती बाजार में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी और तोड़फोड़ की गंभीर घटना सामने आई है। महज 2 दिनों के भीतर विद्यालय से 4 पंखों की चोरी कर ली गई है, वहीं 1-2 शौचालयों की केवाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। इस घटना से न केवल विद्यालय प्रशासन बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र प्रसाद ने इस संबंध में पीरपैती थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 6A में लगे 4 पंखों की चोरी की गई है। उल्लेखनीय है कि विद्यालय बंद था, इस दौरान पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने विद्यालय को निशाना बनाया है। जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो चोरी की जानकारी मिली। वहीं अगले ही दिन आपको बता दें कि शौचालय की केवाड़ी भी टूटी पाई गई है। प्रधानाचार्य ने चिंता जताते हुए कहा कि अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शिक्षा के मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के पीछे आम का बागान है, जहां अक्सर कुछ असामाजिक तत्व जुआ खेलते देखे जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें तत्वों का हाथ इस घटना में हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैती पंचायत के समाज सेवी मोहम्मद साजिद उर्फ लाल ने विद्यालय पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने इस मामले में पीरपैती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार से मुलाकात कर घटना में शामिल आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। भागलपुर जिले के नाथ नगर स्थित SS बालिका इंटर उच्च विद्यालय परिसर में बिहार गृह रक्षा वाहिनी की महिला बुनियादी प्रशिक्षुओं का पारण परेड समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 131 महिला होमगार्ड जवानों का पासिंग आउट परेड सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परेड की सलामी बिहार गृह रक्षा वाहिनी के उप महासमादेष्टा DIG मनोज कुमार नेट और साथ ही डिविजनल कमांडेंट सह जिला समादेष्टा अखिलेश कुमार ठाकुर और भागलपुर के जिला समादेष्टा संजय कुमार ने संयुक्त रूप से ली। समारोह को संबोधित करते हुए DIG मनोज कुमार नेट ने प्रशिक्षित महिला जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुकी हैं और साथ ही जहां भी उनकी तैनाती होगी वहां वे ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और साथ ही DIG नेट ने यह भी बताया कि होमगार्ड जवान केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य और जन सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। और साथ ही टीम वर्क को जीवन भर बनाए रखने की अपील भी की गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत SS बालिका इंटर उच्च विद्यालय परिसर में महिला होमगार्ड जवानों को 120 दिन तक गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर और सहरसा जिले की कुल 131 महिला जवानों ने भाग लिया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शारीरिक दक्षता, ड्रिल, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, प्राथमिक उपचार और सामाजिक दायित्वों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई है। उन 41 प्रशिक्षु जिसमें से 27 सहरसा के थे और 114 मुजफ्फरपुर के महिला प्रशिक्षु थे, जिनका पासिंग आउट परेड यहाँ पर हुआ। और रिकॉर्ड टाइम में हमारे महानिदेशक महासमादेष्टा महोदय श्रीमती शोभा उत्कल महोदय के नेतृत्व में रिकॉर्ड टाइम में इन लोगों का नामांकन किया गया था और रिकॉर्ड टाइम में प्रशिक्षण हुआ। और आप जैसा देख रहे हैं कि काफी इंटेंसिव प्रशिक्षण हुआ है। सेना के जो सूबेदार हैं उनके स्तर से प्रशिक्षण दिया गया है और हम लोग बीच बीच में भी बहुत सारे कैप्सूल कोर्स भी इन लोगों को कराया गया है, कमांडोज ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया मॉडिफिकेशन जो इस डिपार्टमेंट को हुआ है और यह उपांतरण का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। सर, बीते दिनों दिखाया जा रहा है कि भागलपुर में जो है कई होमगार्ड के जवान चयनित FY 2026 में 7.4% से अधिक ग्रोथ की उम्मीद है। निवेश और निर्यात होंगे अहम। आपको बता दें कि DM भागलपुर ने कहा। शंभू कुमार गोस्वामी भागलपुर। आपको बता दें कि भागलपुर वित्तीय वर्ष 2026 में यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.4% से अधिक रहती है तो इसके पीछे देश के भीतर बढ़ता निवेश और उत्पादों का निर्यात सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ये बात बिहार के भागलपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कही है। भागलपुर में चल रही विकास योजनाओं और निवेश की रफ्तार पर
बात करते हुए डीएम ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रही निर्माण गतिविधियों और निजी व सरकारी निवेश आने वाले समय में न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को गति देंगे बल्कि समग्र आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देंगे। उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना, सड़क, आवास, उद्योग और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों पर निरंतर विस्तार होगा। डीएम का मानना है कि जब जिला स्तर पर विकास मजबूत होगा तो इसका सीधा असर राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भागलपुर में निवेश के अनुकूल माहौल बनने से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे न केवल उत्पादन क्षमता में इजाफा होगा बल्कि निर्यात को भी नई दिशा मिलेगी। इकोनॉमी का ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 7.4 की तरफ जा रहा है तो उसमें कहीं न कहीं एक कड़ी आप लोगों की तरफ भी होगा। बिल्कुल, मैं तो भागलपुर के जिलाधिकारी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारे भागलपुर में जो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, डेफिनेटली ग्रोथ होना ही होना है। भागलपुर हमारा पहले जो कनेक्टिविटी थी, अब पहले से काफ़ी अधिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो भागलपुर के उत्पाद यहाँ से बाहर जाएंगे, बिहार के अन्य ज़िलों में बिहार से बाहर जाएंगे और यहाँ पे कई ऐसे कार्ड चल रहे हैं जहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सर्विसेज भी है और प्रोडक्ट भी है, जब दोनों बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बेहतर तरीके से। अगर प्रोडक्ट की बात करें सर, आपके ज़िले से 4 GI टैग वाला प्रोडक्ट है, हमको लगता है उसका भी व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ से सिल्क है और उसके बाद जर्दालू मैंगो है, कतरनी चावल है, तो ये सब जब बढ़ेगा, मंजूषा है हमारा, इसका डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू बढ़ेगा और हमारा सर बिहार में इन्वेस्टमेंट और इंडिया। खबर भागलपुर से है जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल ने जगतगुरु आचार्य रामभद्राचार्य के उस बयान का समर्थन किया है जिससे उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम को मृत्यु दंड दिए जाने की बात कही थी। डॉक्टर मृणाल ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने वालों में शामिल हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें मृत्यु दंड की मांग पूरी कर तहत जायजा। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के प्रति नरमी दिखाने आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राहुल गांधी पर आचार्य रामभद्राचार्य के बयान को लेकर बताया गया कि राजस्थान के जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जगतगुरु आचार्य रामभद्राचार्य के बयान पर डॉक्टर मृणाल ने प्रतिक्रिया दी है। आचार्य रामभद्राचार्य ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की बात कही थी। इस पर डॉक्टर मृणाल ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन मौजूदा समय में राहुल गांधी की ना तो नेतृत्व क्षमता दिखाई गई है और ना ही कोई भी संगठनात्मक शक्ति है। इमाम और उमर खालिद जैसे लोग कोड़ हैं इस देश के लिए और ऐसे जितने भी तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, देश को तोड़ने की साजिशें करते हैं, वो किसी भी धर्म, मजहब और समाज के लोग हों, उनको फांसी होनी ही चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए नजीर बने और इस देश के लोकतंत्र की ताकत का एहसास होना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों में शामिल रहते हैं, उनको जब तक मृत्युदंड जैसी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे लोग सीखेंगे नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सही सजा की मांग उन्होंने की है। क्या ये अर्बन नक्सल को डेवलप करते हैं? ऐसे लोग अर्बन नक्सल को ही डेवलप कर रहे हैं। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, ये आजादी की मांग करते हैं। मुझे तो लगता है कि देश में जो आजादी मिली है ये बहुत ज्यादा मिल गई है ऐसे लोगों को कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की। ऐसी आजादी पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत है। आजादी बहुत ज्यादा इन लोगों को प्राप्त हुई है जिसकी बदौलत आज देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मृत्युदंड से कम कुछ भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल हकीकत बयां किया है। राहुल गांधी जी जब देश में पार्लियामेंट में गंभीर चर्चाएं होती है, देश में कानून बनाए जाते हैं, राष्ट्रहित पर कोई बातें होती है, तो वो विदेश की सैर पे चले जाते हैं, वो ऐस मौज में डूब जाते हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं है। वो वोट चोरी जैसे
फालतू के मुद्दे बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और हर जगह वो मुंह खाते हैं। तो उन्होंने सही ही कहा कि कांग्रेस में भी कोई बेहतर लीडर हो तो उनको वो जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आज विपक्ष की ऐसी स्थिति है, ना उनके पास नेता है, ना नियत है, ना नीति है, कुछ है ही नहीं, जिसके कारण लगता ही नहीं है कि देश में कोई विपक्ष है। इसलिए राहुल गांधी को हटाकर और हम लोगों की मांग है कि कोई अच्छे व्यक्ति को कांग्रेस का लीडरशिप सौंपना चाहिए। भागलपुर पीरपैंती रेफरल अस्पताल में वैक्सीन कुरियर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। टीकाकरण कार्य प्रभावित होने के आंशिक पीरपैंती रेफरल अस्पताल में कार्यरत वैक्सीन कुरियर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण टीकाकरण व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही कुरियर कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से वैक्सीन की आपूर्ति हेल्थ सब सेंटरों तक नहीं हो पा रही है, जिससे पूरे प्रखंड में टीकाकरण कार्य बाधित हो सकता है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे वैक्सीन कुरियर कर्मी महेश पासवान ने बताया कि पिछले 6 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन हर माह अगले माह का भुगतान आश्वासन देकर काम करवाता रहा, लेकिन अब तक बकाया राशि नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है। ना तो उन्हें 30 दिन का नियमित काम मिलता है और ना ही 30 दिनों की मजदूरी दी जाती है। हड़ताल में शामिल मोहम्मद नूर जमा आलम ने बताया कि वर्तमान में 10 किलोमीटर के अंदर वैक्सीन बॉक्स पहुंचाना पर 100 रुपए प्रतिदिन और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 200 रुपए प्रतिदिन का भुगतान दिया जाता है, जो बेहद कम है। और उन्होंने बताया कि पीरपैंती प्रखंड में कुल 39 सब हेल्थ सब सेंटर है, HCA है, और साथ ही जहां पर महीने औसतन करीब 25,000 लोगों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ऐसे में कुरियर कर्मियों की हड़ताल से हजारों लाभार्थियों का समय पर टीकाकरण नहीं मिल पाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही पहले का बकाया भी लंबित भुगतान है। कर्मियों की मांग है कि उन्हें 30 दिन का नियमित कार्य मजदूरी में बढ़ोतरी और लंबित भुगतान अविलंब किया जाए, तभी वे हड़ताल समाप्त करेंगे। इस मामले में प्रखंड अस्पताल प्रबंधक प्रणव कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल फंड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में फंड नहीं आया है, जिससे कि भुगतान कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में नूर जमा आलम, सियानंद यादव, दिनकर कुमार, हरेंद्र कुमार पांडे, धीरज पांडे, महेश दास आदि लोग कुरियर वैक्सीन कर्मी शामिल रहे। आपका मिथिलेश कुमार। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि हम लोग को यह परमानेंट किया जाए और अभी हम लोग को सप्ताह में मात्र 2 दिन काम मिलता है, वो भी 6 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं किया गया। जो पिछला हम लोग का बाकी बकाया जो पैसा बढ़ोतरी हुआ था, वो भी पैसा आज तक हम लोग को ऑफिस से कहा गया कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर जमा आलम। क्या मामला है आप लोग? मामला है कि हम लोग डेली अपना पेट्रोल से जाते हैं। पेट्रोल तो हम लोग घर में उधारी नहीं मिलता है, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा जाते हैं। हर महीना पैसा मिलना चाहिए और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि सुबह जाइए शाम में आके पैसा लीजिए। फिर भी हम लोग महीना में लेते थे, आज 6 महीना से पैसा नहीं मिला। हम लोग पेट्रोल में गाड़ी कहाँ से भराएं? कुछ मांगे हैं और आप लोग कौन हैं? हम लोग सुदूर में माता और बच्चे का जो बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय से जो टीकाकरण दवाई लेकर के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे टीटी हुआ, BCG हुआ, मिजिल्स हुआ, रोटा हुआ, ये गर्भवती महिला के लिए, बच्चों के लिए लेकर के क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ आशा दीदी लोग बुलाती है और टीकाकरण करते हैं। हम लोग नियमित टीकाकरण हर महीना करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोगों के साथ सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। ना तो हम लोगों को 30 दिन का काम देता है और न ही 30 दिन का मजदूरी देता है। हम लोगों के साथ सप्ताह में 2 दिन काम कराता है और अभी तक 6 महीना से मजदूरों को भी मजदूरी मिलता है उचित, लेकिन हम लोगों का आज तक बक्सा ले जाने का 20 किलोमीटर की दूरी पर भी मजदूरी 200 रुपया प्रत्येक दिन है, जो कि ये अन्याय है।
जबकि किसी भी मजदूरों को हम लोग खेत में घर में काम कराने के लिए रखते हैं तो आज मजदूरी हुआ 500 रुपया लेता है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को 30 दिन काम दे, बाकी बकाया जो राशि है। सुकेश कुमार सिंह जी हमारे यहाँ के पूर्व प्रभारी थे, उन्होंने मेरा आधा बाकी राशि दिया और आधा भुगतान नहीं कर पाए, उनका ट्रांसफर हो गए। इसके बाद श्रीमान गणेश कुमार खंडलिया जी आए प्रभारी के रूप में, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, बकाया मांग की कहें तो बोला अभी फंड नहीं है, जिसका लिखित हम लोगों को यहाँ के व्यवस्थापक माननीय प्रणव कुमार सिंह जी ने लिख करके दिए थे कि हम आपको 25 में भुगतान कर देंगे। वो भी उन्होंने भी लिखित दे करके आज तक टाल मटाल करते आ रहे हैं कि फंड ही नहीं है। दूसरे में हम लोगों को 6 महीना से ये पैसा का भुगतान जो हम लोग नियमित टीकाकरण में जाते हैं ये भी नहीं हो रहा है। कितना दिन से काम कर रहे हैं बताइए? और काम का तो हम लोग 2005 से कर रहे हैं। ठीक, 20 साल से काम कर रहे हैं। ठीक ठीक के अंदर हम लोग का भी छूट गया। बोलिए। अपने पीरपैती प्रखंड के अंदर 39 HSC है, ठीक है। 39 HSC के अंदर 15 कुरियर बहाल हुआ है 17/8/2005 में, ठीक है। जिस समय से कि 50, 75, 90, 200, 100 बढ़ते आया है। बढ़ते क्रम में ये लोग पैसा बकाया यहाँ जो रखा है खाली आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहा है और ना भुगतान करता है। मार्च खत्म हो जाता है, बोलता है मार्च में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, मार्च खत्म होते जा रहा है। हाँ, हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं। 39 आज से आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चित हड़ताल पे। हड़ताल हम लोग को आश्वासन देता है कि अगला महीना मिल जाएगा, कर लेते हैं, फिर अगला महीना करते करते अभी ये 6 महीना का 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना चल रहा है, ठीक। और पिछला पूर्व का भी बकाया हुआ बाकी है। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर अस्पताल के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ई रिक्शा चालक मोहम्मद गुलजार कोयला डिपो से सवारी लेकर तिलका मांझी की ओर जा रहा था। इसी दौरान ज्योति विहार कॉलोनी निवासी मानवी कुमार तेज गति से बाइक चलाते हुए सामने से आ गया और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाइक चालक मानवी कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिक्शा चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं और इसका भी इलाज जारी है। टोटो साइड से इधर काट रहा था, वो लड़का पूरा स्पीड में आया, घुमाने के चक्कर में दोनों टकरा गया। तो हम तो यहाँ सामने में बैठ के गुड़ ताप रहे। स्पीड मतलब वही 100 से प्लस है, 100 से प्लस स्पीड था गाड़ी का। उसके बाद वो एक्सीडेंट हो गया, कटा, फिर उसके अंदर लेके गया उसको। हाँ, सदर अस्पताल अंदर लेके गया। 2 आदमी टोटो। हम फूल का दुकान है सर मेरा बगल में, राजा कुमार। टोटो से आ रहा है, मोटरसाइकिल ऐसा आ रहा था, अपने आप बाइक डूबी है। सामने से धक्का मारा है? जी। मोटरसाइकिल स्पीड में था? नहीं, वो इतना स्पीड में, हम भी अभी इतना स्पीड में नहीं थे सर। हम आ रहे थे, एक चाल में आ रहे थे, एक बाइक डूब गया। इतने अभी नहीं स्पीड नहीं देखा, हम सवारी उतार के हम बढ़ाया। कौन चल रहे थे, आप या वो? हम सीधे आ रहे थे, हम सवारी उतार रहे थे। जी। कहाँ से आ रहे थे? हम कोला डिब्बू से आ रहे थे। मोहम्मद गुलजार पुरैनी। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान रंगरा मधुबनी निवासी बबलू सिंह के पुत्र दिनकर कुमार के रूप में हुई है। दिनकर मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसकी असमय मौत से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार ये घटना 1 जनवरी की है। दिनकर कुमार अपने घर के पास सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार
से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी है और वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, इलाज के लिए रंगरा स्थित अस्पताल उसे ले जाया गया है। हालत गंभीर देखते हुए रंगरा अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दिनकर को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से दिनकर का इलाज JLNMCH में चल रहा था, लेकिन उस दौरान अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है। और मृतक के पिता बबलू सिंह ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उनके बेटे का समुचित इलाज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 दिनों तक अस्पताल में रहने के बावजूद किसी डॉक्टर ने ढंग से इलाज नहीं किया है, न समय पर जांच हुई है, न सही तरीके से देखभाल, डॉक्टरों ने हाथ तक ठीक से नहीं लगाया है और न ही पर्याप्त सुविधा दी गई है। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते बेहतर इलाज मिलता तो दिनकर की जान बच सकती थी। अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते इलाज के दौरान दिनकर कुमार की मृत्यु हो गई है। उस पार से इस पार रोड टप रहे थे, रोड क्रॉस कर रहा था। हाँ, और उसके बाद उधर से मोटरसाइकिल वाले एकदम तूफान में आ रहे थे, मार दिया पीछे से। अच्छा। हाँ, उसी जगह प्लॉट पे फिर लाए मायागंज में 8 दिन से पड़े थे। डॉक्टर साहब ध्यान ही नहीं देता है यहाँ। अच्छा। ये कभी हाथ लगा के देखा भी नहीं, मतलब डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत। एकदम लापरवाही, कोई डॉक्टर हाथ लगा के नहीं। रात में जब अति होने लगा तो मैं गया फिर बुलाने के लिए, तो आया, ऑक्सीजन लगा दिया। मैं कहा सुई साई दो, तो कुछ नहीं, डॉक्टर आएगा तब। डॉक्टर तो रहता नहीं, किसको कहेंगे? दौड़ के इधर, दौड़ के उधर, दौड़ के उधर। मेरा लड़का है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है दिनकर कुमार। उम्र कितना है? उम्र 22 साल है। क्या करता था वो? मजदूरी करता था, बोरा उठाता था। शादीशुदा था? नहीं। आप कौन है? घटना कहाँ पर? ये हम है MLC साहब है ना, सरदा बाबू पहले था, उन्हीं के हरिके हैं हम लोग। घटना कहाँ पर घटी थी? अपने गांव के पास ही, घर के पास ही, मदरौनी। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? वो रंगड़ा थाना पड़ता है। रंगड़ा थाना। वहाँ से डायरेक्ट मायागंज लाए? हाँ, ले गए रंगड़ा हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर तुरंत कर दिया। मायागंज में 8 दिन रहे, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही। कभी हाथ डॉक्टर आए और सीधे चले जाए, ये नहीं देखे कि कभी बीमारी को पूछे कि कहाँ दर्द है या क्या है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा सब खिला कर। आपका अपना लड़का था? हमारा लड़का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बबलू सिंह। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। मायागंज अस्पताल में तोड़ा दम। अंगारी मोड़ के पास हुई दर्दनाक घटना। आपको बता दें, भागलपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मजदूरी कर घर लौट रहे एक मजदूर की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा अंगारी मोड़ के पास घटित हुआ है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतक की पहचान भवानीपुर निवासी 21 वर्षीय प्रमोद और साथ ही प्रमोद तांती के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि प्रमोद तांती रोज की तरह काम समाप्त कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने आकर उनके मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रमोद तांती सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में मौजूद लोगों की मदद से उन्हें घायल मजदूर को आसपास लोगों की मदद से परिजन तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से परिवार पूरी तरह टूट गया है। प्रमोद तांती के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों की जान ले रहे हैं। और फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार मोटरसाइकिल सवार की युवक तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया भी पूरी करी जा रही है। एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अंगारी मोड़ के चौक पर। कब? कल 2 बजे हुआ था। कल 2 बजे? हाँ। कौन है तुम्हारा? चचा है मेरा। कहाँ जा रहा था वो? घर आ रहा था। कहाँ से कहाँ? अंगारी मोड़ से घर आ रहा था, भवानीपुर। भवानीपुर? हाँ। अच्छा, तो क्या करते थे वो? चचा मेरा
लेबर का काम लेबर का काम करता था। ये मोटरसाइकिल से तक पैदल था? ये पैदल आ रहा था। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला मार दिया, पकड़ाया? नहीं तो मालूम ना हमको, हम तो यहाँ अज्ञात है, अज्ञात है मतलब अरे अज्ञात है, पहचानते नहीं। पहचानते हैं। क्या नाम है मृतक का? प्रमोद तातू। उम्र कितना है? 41 साल। घर कहाँ है? भवानीपुर। भवानीपुर। शादीशुदा था? हाँ। बाल बच्चा? 3 गो है। 3 गो है। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर पीरपैती पारिवारिक विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। पीरपैती रेलवे स्टेशन पर घात लगाकर दामाद पर साले और ससुर द्वारा किए गए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में मनीष गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पहले तिरुपति रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मायागंज अस्पताल में उनका इलाज जारी है। घटना 5 तारीख की बताई जा रही है। घायल मनीष गुप्ता के अनुसार उनके साले विक्की शाह और ससुर प्रमोद शाह ने मिलकर 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ पीरपैती स्टेशन पर पहले से घात लगाई और मौका पाकर मिलते ही उन पर हमला कर दिया है। हमले में लाठी डंडे और अन्य हथियारों का प्रयोग किया जाने की बात सामने आई है। मनीष गुप्ता ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2023 में हुई थी। शादी के बाद से ही पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। पारिवारिक तनाव इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। उन्होंने यह भी बताया कि शादी के बाद उनकी 2 बच्चियां हुई, जिनमें से एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। मृत बच्ची उनकी पत्नी के पास थी, जबकि दूसरी बच्ची की परवरिश उनकी बहन कर रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल तिरुपति रेफरल अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई है और बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल वे चिकित्सीय निगरानी में है। इस घटना के बाद पीरपैती क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। ये मामला एक बार फिर पारिवारिक विवादों में बढ़ती हिंसा और कानूनी व्यवस्था की चुनौती को उजागर करता है। मेरा लड़का सामान लेके आ रहा था और हम घर पर थे और प्रमोद साहु स्टेशन पर जैसे उतरा वैसे प्रमोद साहु और विक्की कुमार ये दोनों मिलके मेरे लड़का को मारने लगा। इसके बाद 15 से 20 आदमी आके मेरा लड़का के बहुत मार मारा, इतना बहुत मार मारा है, बहुत कह नहीं पाते। मेरा लड़का बेहोश हो गया। इसके बाद वो लोग भाग गए, लोग दूसरा कोई मेरा लड़का को उठा के ले गया अस्पताल, वहाँ भर्ती किया। वहाँ से वो लोग राइफल फेंक दिया लोग। आज मेरा लड़का के कुछ हो जाता तो हम क्या करते हैं? बस एक ही लड़का है? मेरा एक ही लड़का है। मेरे आदमी भी 10 साल हो गया मरने से। ये आप लोगों का पारिवारिक मामला जो चल रहा है उसको लेकर के ये घटना किया जा रहा है? हमेशा मेरा घर पर भी लाठी डंडा लेके आया है लोग मारने के लिए। मेरा बच्चा मेरा लड़का उसका द्वार से गुजर रहा था तो भी उसका साला आया, वो भी मारने के लिए, वो भी मारा। लेकिन वो दिन बच गया था, जब न तब मेरे घर पे आता है लोग। बहुत मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब जब से शादी आप की है बेटा का तब से ये विवाद वो लोग खड़ा करता आ रहा है? हाँ, खाली मेरा बेटा को कहता है लेकिन कि मेरी लड़की मेरा घर पर रहेगी और तुम मेरा घर पर आके खाना खर्चा सब दो। और देता था भी मेरा लड़का, और हमेशा अपना लड़की के अपना घर पर ही रखता है। मेरा घर पर आती है तो भगा के लेके चल जाता है लोग। शादी के बाद दो बेटी भी हुई? हाँ, जैसे तैसे 2 बेटी हुई है, वो भी वहाँ यहाँ करके। लेकिन अब भी इस विवाद में एक बच्ची का जान भी गया। हाँ, मेरा वो बड़ी वाली लड़की को हम रखे थे, छोटी वाली की वो रखी थी। छोटी वाली लड़की को मार दिया लोग, इनकी मर गई। कि ये कैसे मरी हम लोग के कोई पता नहीं है। हम और एक बड़ी बच्ची है, वो अभी उसकी परवरिश कहाँ हो रही है? मेरी लड़की के पास हम बीमारी आदमी हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना लड़की को दे दिए हैं। घटना रेलवे स्टेशन पीरपैती रेलवे स्टेशन में हुआ है मेरे साथ में जी। हम गए स्टेशन से उतर के सर अपने घर के लिए टेम्पो पकड़ने जा रहे थे जी, और अचानक हमरे पे जो है आज से उस दिन से 15-20 दिन पहले हम पे विक्की साव मेरे साला जो है अपने घर के सामने गाली गलौज किए और हम गाड़ी रोके तो हम पे मारने का पूरा मतलब मार रहे थे, मतलब मारने की कोशिश किए थे हमको हथौड़ी लेकर के। वहाँ पूरा झगड़ा उगड़ा हुआ था, हम वहाँ से बच के निकल गए थे। तो इस बार सर वो 10 से 12 आदमी कितना था पता नहीं, लेकिन भीड़ पूरा था।
हम जैसे उतरे स्टेशन से वो लोग हाथ लगाए रखा था कि ये आ रहा है, और जैसे उतरे वहां पे हम पे कम से कम विक्की साहब, साला मेरा ससुर प्रमोद साहब, उन दोनों को पहचानते हैं। जो पहले मारा है हमको गिराया है। बाकी मेरे ऊपर 15 से 20 आदमी अटैक किया सर, उसको हम नहीं जानते हैं। और हमको सर बहुत बुरी तरीके से मारा है पूरा। घटना का कारण क्या रहा है? सर घटना का कारण सर पारिवारिक विवाद है, और वो लोग हमेशा हम पे 2 से 3 बार कोशिश किया अटैक करने का। दिवाली के समय भी मेरे घर पे आके गाली गलौज किया था, माँ बहन लगा करके। हम उनका बड़ा भाई आनंद साहब को बुला के बताए थे कि भैया गाली दे रहा है ये हमको, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है भैया, वो भी समझाया थे उनको। और उस गाँव आनंद साहब कौन? सर उनके चचेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं ससुर पे और अपने साला पे, हाँ। कितने साला हैं आपको? 1 साल है। अच्छा, तो ये जो आपका जो ये मामला चल रहा है, कितना समय से ये मामला चल रहा है पारिवारिक? शादी के बाद से ही सर कुछ भी घर में सही नहीं है सर। अच्छा, 8 महीना से वो मेरे से दूर रह रही है। 8-9 महीना सर, एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन 8-9 महीना। शादी कब हुई थी? सर 2023 में 22 फरवरी। 2023 में 22 फरवरी। जी सर। तब से लेके अब तक विवाद चला आ रहा है? हाँ विवाद चल रहा है सर। हम घर चलाने समझाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक माँ है, एक हम है सर, नहीं हो पा रहा है हमसे। लड़की अभी कहाँ है? सर अपने मायके में है। और बच्चे? सर एक बच्ची मेरे पास में है, और एक बच्ची जो है सर उसके पास में जो ली थी वो सर वो डेथ कर गई है सर। उसका कारण भी सही से हमको नहीं बताया गया, यही बोला गया कि बीमार थी तो मर गई। सर बीमार थी तो हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, जब उसका इलाज चल रहा था हम इलाज करवाते अपने हिसाब से। जिस दिन बच्ची डेथ की है उसके 2 घंटा पहले चंदन गुप्ता मेरे चचेरे साला हमको इन्फॉर्म किए कि मनीष बच्ची का तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और उस समय जब फोन आया उस समय काफी लोग मेरे अगल बगल में था, सब सुना है कि उस समय फोन आया है। और हम तुरंत वहां से निकल गए बच्ची को देखने के लिए। जैसे ही निकले वहां से तो पता चला कि बच्ची का रेफर कर दिया गया है। जैसे हम ऐसे पिरपैती स्टेशन पे आए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो फोन आया कि बच्ची डेथ कर गई है। तो इसका क्या आप जो 498 केस भी कर दिया गया आपको? हाँ सर, हम पे 498 झूठा। उस केस में क्या हुआ है अभी? उस केस में कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख हुआ है। अच्छा। और हम वकील से बात किए हैं तो ज्यादा जानकारी हमको उसका नहीं है। बस हम लोग तो सर पहले कभी हुआ नहीं, हम लोग को या कभी जानते भी नहीं है। तो इस घटना से क्या लगता है कि आपकी जान को आगे भी खतरा? हाँ जान तो सर 2 बार पहले अटैक हो चुका है, इस बार हमको मारा गया बहुत बुरी तरीके से, पूरा सोच समझ करके साजिश के तहत। और आगे भी सर मेरी जान का खतरा बना हुआ। और हम अकेले और मेरी माँ भी अकेले सर। घर भी हमारा, घर में भी परिवार नहीं है सर। कभी भी घर पे भी पहले भी वो लोग डंडा लाठी लेकर के आया था मारने के लिए। और अगर ये हम झूठ नहीं बोल रहे, गांव समाज से कभी आप जाके पूछे कि आखिर ये हुआ है कि नहीं हुआ है मनीष के साथ में। पत्नी का नाम क्या है आपके? मनीषा गुप्ता। मनीषा गुप्ता। अभी आप पे घटना कितने तारीख को हुई थी स्टेशन पे? 5 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे। और आप कब से हैं यहाँ एडमिट? 5 तारीख को ही सर यहाँ पे हमको रेफर कर दिया गया था। उस समय हमको होश नहीं था, होश आ रहा था बीच में फिर भी, लेकिन बहुत दर्द के कारण फिर सुई पड़ता था तो लगभग हमको पता नहीं था। एम्बुलेंस के द्वारा इधर भेजा गया था। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या चाहिए आपको? सर हमारे मम्मी का और हमारा जान का सर सुरक्षा चाहिए हमको। वो लोग हमेशा अटैक करता है और हमको लग रहा है कि आगे भी वो हमको मार देगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सर मनीष गुप्ता। आपकी मम्मी का? नहीं, मम्मी का सर नाम पप्पी देवी है। पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय कमलेश प्रसाद गुप्ता। भाई में आप अकेले हैं? जी सर। आपका घर कहाँ? पिरपैती बाजार। थाना? पिरपैती। थाना इस चीज की जानकारी थाना को संज्ञान में है ये सारी बात? जी जी। जिस दिन हमको मारा गया था सर थाना पिरपैती थाना आया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। हम देखे, हमसे पूछा गया, सब कुछ जानकारी हमसे लिए वो लोग।
भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत नया टोला मीराचक निवासी लाल ऋषिदेव अपनी 4 डेसिमल जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे से परेशान हैं। बिहार सरकार द्वारा पर्चा के आधार पर मिली इस जमीन को खाली कराने के लिए हुए पिछले साल 9 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं लालू ऋषिदेव, जो चंद्रशेखर ऋषिदेव के पुत्र हैं, कि यह जमीन मौजा बराड़ी थाना नंबर 22 खाता नंबर 206 और साथ ही खेसरा नंबर 161 में स्थित है। उन्हें यह जमीन बिहार सरकार से मिली थी, लेकिन कुछ दबंगों ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है और पीड़ित लाल ऋषिदेव ने अपनी शिकायत लेकर भागलपुर में आयोजित भूमि जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री की भी मुलाकात की थी और उन्हें आवेदन सौंपा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भागलपुर के कई वरीय अधिकारियों को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी जनसुनवाई नहीं हुई है। लालू ऋषिदेव वर्ष 2015 में लगातार विभिन्न पदाधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में शनिवार को हुए सबौर प्रखंड में अंचलाधिकारी द्वारा आयोजित जनता दरबार में पहुंचे थे, लेकिन अंचल अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उस दिन जनता दरबार का आयोजन नहीं हो सका। अभी सबौर अंचल आए थे, क्या काम के लिए आए थे? आए थे, हमको भागलपुर से डीएम साहब बोला कि तुमको एसडीएम साहब ने आवेदन दिया है, जाके सीओ से मिलो तब उसका समाधान होगा। तो आज क्या है अंचल में? आज तो अंचल में शनिवार को जनता दरबार लगता है, 11 बजे डेट दिया हुआ है, लेकिन सीओ साहब अभी तो नहीं है। क्या मामला था जो एसडीओ साहब के पास तुम गए थे? हमको भूमि दान में जमीन मिला है सर, घर बनवाने के लिए 35,000 रुपया भी दिया है सरकार ने, लेकिन हमको जमीन नहीं दिया जा रहा है। उसका रसीद नोटिशन सब कट रहा है, लेकिन हमको दखल कब्जा नहीं दिया जा रहा है। किसके द्वारा दखल में है अभी? दखल किसके द्वारा है? हम प्लॉट पे चढ़ते हैं, अमीन बोलता है कि इधर नौपे है, नौपे के बताएगा अमीन, तब तो देखेंगे कौन सकता है कौन नहीं सकता है। कौन अमीन है? अमीन है महादेव चंद्र दास। कब्जा कौन करके रखा है जमीन? कब्जा कर कोई रोकेगा तब तो पता लगेगा, कोई रोकबे नहीं करता। प्लॉट पे चढ़ते हैं, नौबे नहीं करता है अमीन साहब। अमीन नाम लगाता है सीओ का, सीओ नाम लगाता है अमीन का। कौन मौजा में है जमीन? बरारी मौजा में। क्या खाता खतरा है? खाता 206, खतरा 161। एसीजेएम कोर्ट भागलपुर के न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे की अदालत ने अपनी अदालत कार्रवाई पूरी करते हुए कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव के साथ कुल 21 लोगों को बड़ी राहत दी है और साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक पवन यादव के साथ 21 आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया। मामला लगभग 1 दशक पूर्व कहलगांव अनुमंडल के एनटीपीसी थाना कांड संख्या 14/16 से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जिसमें एनटीपीएस के तत्कालीन जीएमटी गोपाल कृष्ण की लिखित शिकायत पर पुलिस ने विधायक पवन यादव समेत कुल 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। जीएम ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि बीते 7 अप्रैल से सुबह 10 बजे एक डाइक अगुनी और साथ ही 3D के अंतर्गत मौजूदा गांव के जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया चल रहा था। इसी बीच रसलपुर थाना के मजदाहा गांव निवासी मनकी देवी, गिरीश मंडल, मिथिलेश मंडल, पूनम देवी, ज्योति देवी, प्रभु मंडल और वीरेंद्र मंडल के साथ 15 से 20 लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए और पूर्व विधायक पवन यादव को अपने नेता बताते हुए ठेकेदारी देने की बात कहने लगे और साथ ही गाली गलौज भी करने लगे। प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हुए निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। और साथ ही इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की कुल 8 धाराओं में पवन यादव समेत कुल 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि तारा देवी आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं कोर्ट से बरी होने के बाद कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव ने कहा कि न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर पुलिसिया कार्रवाई जरूर हो, लेकिन पुलिस द्वारा पूंजीपतियों और राजनेताओं की शह पर मजलूमों और शोषितों को शिकार बनाना, निर्दोष को जेल भिजवाना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है।
एनटीपीसी जीएम के द्वारा मुकदमा दर्ज की गई थी एनटीपीसी पीएस केस नंबर 14/2015 में और एमपी कोर्ट में आज इन लोगों को, इनके अलावा 21 आदमी को अभियुक्त बनाया गया था। क्या मामला क्या मामला था कि एनटीपीसी के जीएम साहब उनके द्वारा एस ड्राइव का एक नाला बनाया जा रहा था, उसी में विरोध किया जा रहा था, जो वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ा हानि प्रदान करने वाले, इसके चलते उनके द्वारा इन लोगों के विधायक जी के अलावा किनके द्वारा आरोप जो इन लोगों पर लगा, किनके द्वारा कंप्लेन जीएम थे, एनटीपीसी के पूर्व जीएम थे, उनके द्वारा पूर्व विधायक है। ये इनका कहना है कि कहीं न कहीं सदानंद सिंह जो दिवंगत हो गए, जो पूर्व विधायक थे, बिल्कुल उनके ही साजिश के शिकार हुए थे। ये उस दिन मौजूद भी यहाँ नहीं थी क्योंकि उनकी माँ की निधन हो गई थी, ये उसमें रांची में थे, लेकिन कुछ वहाँ के लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा या पूर्व के जो वहाँ के विधायक थे उनके द्वारा इनको परेशान करने के लिए इस तरह का एक केस किया गया, साजिश के तहत फॉल्स लिंचिंग किया गया। आज इनको न्यायालय के द्वारा इनके अलावा सभी लोगों को बाइज्जत किया। जेल भी गई थी महिला, कह रही है। एक महिला, 3 महिला गई थी, टोटल 4 आदमी जेल जा चुकी थी कांड में, और बाकी लोगों को बाहर क्या परिचय दे दिया? मैं हिमांशु कुमार शेखर, अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर। बचाव पक्ष में आप थे? हाँ, बचाव। और आज इन लोगों का अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में मतलब नहीं समझ में आया, मामला इस तरह का है तो फिर बड़ा उसमें हमारा भी नाम दिया गया था, ठीक है ना, यही जानकारी जबकि कि उस वहाँ हम थे नहीं, रांची में थे, ठीक है। मेरी माता जी का बीमार थे, वहाँ थे, एक्सपायर कर गए, श्राद्ध में रहे, 15 दिन उसके बाद आए, फिर भी लोग जबरदस्ती नाम सबका डाल कर दिया, और आज देखिए आज सबों का रिहाई आज करवा कर दिया। कुल आपके साथ कितने लोगों को रिहाई हुआ है? कुल कितने लोग आपके साथ, कितने लोगों की रिहाई हुई? 22 आदमी थे जिसमें एक आदमी एक्सपायर कर गए थे। 21 आदमी का आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए राहत ये है ना कि कोर्ट जो है वो तो न्याय करते हैं ना, लेकिन जिन लोगों ने ये घिनौना काम करके केस किए थे वो गलत किया और करवाया। किनके द्वारा हुआ था? नहीं बता दीजिए, चूंकि आप भी आरोपी थे उसमें। क्या बताइएगा, वो आज हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में वो नहीं है जो करवाया था, उसका नाम लेना वो चिकन नहीं लगता। पूर्व विधायक की बात आप कर रहे हैं, सदानंद बाबू जो दिवंगत हो गए, उनके ऊपर आरोप। अब आरोप क्या लगाएंगे, अब तो है ही नहीं था, आरोप क्या लगाना है। हम लोग का जो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ? पछिया हवा जब चलती है ना, हम लोग पूरा जो है ना गाँव हम लोग के यहाँ उड़ता पहुँच जाते हैं। एनटीपीसी का? जी, यही सब लेकर हम लोग घेराव किए थे। कब किए थे घेराव? 2016 में। उल्टे हम लोग को पकड़ जेल भेज दिया और ऊपर से केस कर दिया। किनके द्वारा आरोपित किया गया था? गोपाल कृष्णा के द्वारा, एनटीपीसी गोपाल कृष्णा के गंडम जीएम के द्वारा। जीएम जो थे उस और कोई थे आपके साथ जिसके हिस्सा में? ठेकेदार वो लोग थे, सदानंद सिंह विधायक थे उस समय, वो भी करवाए हम लोग के ऊपर। उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग? लगे करेंगे सर, हम लोग का जब जेल कौन गांव का मामला है? कौन से गांव का? अपने से उस समय अपने से उस डाइक में जा करके उस दिन हम लोग के उसके सामने में हम लोग को गाड़ी चढ़वाया और हम लोग को जेल भेजा। गाँव कौन सा था? कुल कितने लोग थे? हम लोग 150 आदमी थे सर। उसमें आरोपित यहाँ कितने? 22 आदमी को। 22 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह। आप भी थे उसमें? जी। भागलपुर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इकाई ADAPD और साथ ही APEDA ने एग्री फूड और एग्री टेक सेक्टर को मजबूती देने के उद्देश्य से भारती नामक एक नई पहल की शुरुआत की। आपको बता दें कि भारत की इस पहल का मकसद कृषि आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है और साथ ही भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना है। भारतीय योजना से देश में स्टार्टअप्स और साथ ही इकोसिस्टम को मजबूती मिलने के साथ साथ कृषि निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इस पहल के तहत भविष्य में देश के टॉप 10 एग्री स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय फोरम और अपने उत्पादों को नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल स्टार्टअप्स को वैश्विक पहुंचता मिलेगी बल्कि भारत की कृषि क्षमता भी दुनिया के सामने आएगी। APD का मानना है कि इससे किसानों, उद्यमियों और निर्यातकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इसी कड़ी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर D
आर सिंह ने बताया कि उनके विश्वविद्यालय में वर्तमान में 77 एग्री स्टार्टअप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और साथ ही एग्री इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी है कि आगामी फरवरी माह में फूड सिस्टम इन ट्रांजिशन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में भविष्य में भोजन की प्रकृति, पोषण, टिकाऊ कृषि और बदलते खाद्य सिस्टम पर गहन चर्चा भी होगी। कर रही है जो देश के हर राज्य से अपना स्टार्टअप वहाँ पे भाग लेंगे और विशेष रूप से जो है एग्री स्टार्टअप पे ही है, एग्री प्रोडक्ट पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, हमारे यहाँ 77 स्टार्टअप यहाँ पे अच्छे चलते हैं और बिहार राज्य के सबसे नंबर 1 पे हमारा स्टार्टअप है और इंक्यूबेशन सेंटर है। उसमें 2-3 स्टार्टअप लगातार हर महीने में हमारा फर्स्ट सेकेंड के ऊपर रहते हैं, तो उनकी मांग काफ़ी बढ़ रही है। इस बीच में आप लोग इंटरनेशनल सेमिनार भी और जी अभी अगले महीने फरवरी के महीने में हम लोगों ने 11 से 13 3 दिन का एक सेमिनार रखे हैं जो फूड सिस्टम्स इन ट्रांजिशन नेविगेटिंग दी फ्यूचर ऑफ फूड के ऊपर हम लोग एक इंटरनेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं। इसमें कई देश से लोग आ रहे हैं, करीब 5-6 देशों का से लोगों का तो कुछ कंफर्मेशन भी आ गया है। और देखिए आज के तारीख में जो पूरे भारतवर्ष में अब सभी जन लोगों को, आम लोगों को कम से कम एक बड़ा जो ग्रुप है ये तो जानकारी हो गई है कि हमें फूड सेफ्टी और फूड के ऊपर कैसे हमको आगे बढ़ना है। अपने स्वास्थ्य के लिए सब लोग जागरूक हैं और इसलिए फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। हर आदमी इस बात का जानकारी रखना चाहता है कि कौन सा फूड में क्या न्यूट्रिएंट है। एपीडा का जो प्रयास हो रहा है वो किस तरफ का नहीं, एपीडा के जो प्रयास है एक कि कैसे एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दें ताकि हमारे जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकें, बाहर कर सकें। और इसमें जो मैं सोचता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बात बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो हर राज्य में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ की लोकल चीज़ें हैं, लोकल फूड सिस्टम हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे क्राफ्ट्स हो, उन क्राफ्ट्स के ऊपर काम होना चाहिए। और हमारा कृषि विद्यालय काफ़ी इसी तेज़ी से काम कर रहा है और कई ऐसे हमने वोकल फॉर लोकल के कंसेप्ट को लेकर के हम जीआई के ऊपर काम कर रहे हैं और जीआई में हमें जो 5 सफलता मिली है, करीब 32 जीआई हम लोग और शामिल किए हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है, तो जितने जीआई मिलेगा उसमें जो कुछ प्रोडक्ट निकलेंगे आएंगे बाहर, तो उस पर एक बहुत बड़ा एक स्टार्टअप तैयार हो सकता है और वो एक अच्छा माध्यम बन सकता है एक्सपोर्ट के लिए। तो मैं यही समझता हूँ कि भारत सरकार यह जानना चाहती है कि ऐसा एक सम्मेलन जो एग्री स्टार्टअप के ऊपर करा रहे हैं, हर राज्य से क्या क्या वहाँ की प्रोडक्ट है, वहाँ का क्या प्रोडक्ट, इससे जीडीपी ग्रोथ में भी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जब एक्सपोर्ट की बात होगी तो निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज जब हमारे देश में आएगा तो हमारे लोग लाभान्वित होंगे, हमारा देश लाभान्वित होगा। तो एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का और हम भी चाहेंगे कि बिहार राज्य से भी और विशेष रूप से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टार्टअप हैं इस सम्मेलन में भाग लें ताकि हमें अपनी प्रोडक्ट को और हमारे बिहार के लोगों की जो सोच है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उनको अपने यहाँ प्रदर्शित करने का, उनके प्रोडक्ट को दिखाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। भारत खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पति पत्नी के बीच करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है, जहां पत्नी ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और साथ ही डाउरी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं पति अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थिति को देखते हुए न्यायालय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी बालिग है और उसे अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वह जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है, इस पर ना तो पति का और ना ही उसके माता पिता का कोई भी अधिकार है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल दहेज उत्पीड़न से जुड़े केस की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे जारी रहेगी और साथ ही न्यायालय परिसर में हुई इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
नाम क्या है? मेरी पत्नी नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो जितेंद्र? बिजनेस है शेखपुरा। फिलहाल यहाँ गनगनिया में मेरा बिजनेस था। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? कोर्ट आए हुए हो, पत्नी तुम्हारी रहना नहीं चाहती है, कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि वो बालिग है, फिर क्यों पीछे पड़े? सर ऐसा है कि ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई है। 17 तारीख को ये अपने मायके बात की थी पापा से कि पापा हम घर आ रहे हैं, 10 दिन बाद हम वापस चलाएंगे ससुराल। क्या करती थी पत्नी वहाँ तुम्हारी? पत्नी क्या करती थी, किसी गैर आदमी के चक्कर में ये बहकावे में आकर मेरा पूरा बिजनेस का पैसा। बड़ी संगीन आरोप लगा रहे हो पत्नी पर। 8 साल हो गया। मेरे पास प्रमाण है और इसका कॉल डिटेल मेरे पास लंबा कॉल डिटेल है। और वो लड़का लास्ट में 11 तारीख को शायद मतलब कॉल किया और इसको बोला कि तुम अपने पति पर झूठा आरोप लगा दो और मारपीट का झगड़ा का केस करो। हम वकील से बात कर लिए हैं। तब मेरी पत्नी भी उस समय बोले कि तुम हमारा घर क्यों बर्बाद करो, उस लड़का को तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 17 तारीख को फिर घर निकली मम्मी पापा के लिए। लेकिन ऐसा हुआ घर नहीं गई। लड़का का घर गनगनिया फतेहपुर है। पिता का नाम शशिकांत मंडल। कब ये मामला तुमको पता चला कि लड़के से उसका इंटरव्यू कर ले? ये अफेयर मुझे जब पता चला जब ये लड़का मेरी पत्नी प्राइवेट जॉब के नाम पर घर से निकल रही थी। 8 साल में पता नहीं चला? नहीं, 8 साल से हम क्या पता, हम अपना बिजनेस में लीन रहते थे और बच्चा था। मेरा होलसेलिंग का बिजनेस था, लंबा चौड़ा। ये आरोप लगा रही है आपकी बहन के साथ अफेयर है? नहीं, ये झूठा आरोप है। ऐसा अगर होता तो मेरे खिलाफ इसके मम्मी पापा आज साथ नहीं होते। आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में हुआ कि ये इसका आज बयान था। क्योंकि क्या केस की है? केस ये मेरे केस जब ये घर से लापता हुई तो थाना सुल्तानगंज में हमने 20 तारीख को आवेदन दिया था। फरार हो गई थी उस लड़का के बहकावे में आकर, फिर केस हुआ तो वो लापता। जाइए। तुम्हारे खिलाफ यहाँ केस क्या था? मेरे खिलाफ ये वो लड़की 25 तारीख को केस की। वो लड़का गवाह बना, मुख्य आरोपी जो है वही लोग। तो क्या चाहते हो अब? हम चाहते हैं कि हमारा पत्नी वापस घर आ जाए और वो लड़का पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। लड़की बालिग है, तुम्हारी पत्नी भी तो बालिग है ना जी। कोर्ट के आदेश का अनसुना करोगे? कोर्ट आदेश नहीं है, क्योंकि मेरा केस में खुद भागी हुई है। वो लड़का उसको अपने क्या बोलता है उसको चंगुल में फंसा करके रखा। और जो वो बोल रहा है वही कर। एक पत्नी अगर उसके साथ प्रताड़ना होता है तो वो लड़की मेरे खिलाफ 17 तारीख को जब घर से निकली थी उसी समय थाना नजदीकी। क्या नाम है तुम्हारा? जाती है 112। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? किसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। क्या करते हो? बिजनेस। कहाँ रहते हो? फिलहाल तो अभी शेखपुरा में है। शेखपुरा, जमुई शेखपुरा? जिला शेखपुरा। जिला शेखपुरा। हाँ। कहाँ? शेखपुरा, जिला शेखपुरा। कहाँ है शेखपुरा? खाली जिला में ही? कहाँ जिला में? कहाँ? थान पर। हाँ, थान पर। तुम्हारा ये बताओ शिल्पा क्यों कोर्ट क्यों आई थी आज? सर हम इसके साथ 7 साल से बर्दाश्त करें। कौन है वो? कौन है? पति है जितेंद्र कुमार। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या करता है वो? पूरा गायब बिजनेस करता है। हाँ। आज यहाँ क्यों आई हो? हम सर अपना डिवोर्स फाइल करवा दिए, इसके ऊपर केस कर दिए। ठीक है, इसको हर चीज पूरा कर रहे थे। मतलब एक लड़की का इज्जत होता है अपने आप से, उसको पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन वो चीज कभी नहीं मिला। मतलब सिर्फ लड़की क्या है, खिलौना है। शादी को कितने साल हुआ? सर 2018 मेरा शादी हुआ। बच्चा भी है? हाँ, एक बच्चा है 5 साल का। जानसू नाम है। बेटा है? मारपीट करता है? हाँ। तो फिर जब बच्चा है तो फिर क्यों आखिर इससे दूरी क्यों बना रही? 8 साल हो गया, कहीं न कहीं एक जो है। हम एक बच्चे के खातिर है। मेरा 2 जून को बच्चा हुआ था। 12 जून को हमको इतना प्रेशर किया कि हम छत पर से कूद गए। छत पर से कूद गए। आप बोलिएगा, बोलिए। छत पर से हम 12 जून को कूद गए। इतना गलत है कि मेरी छोटी बहन के साथ भी गलत किया है। ये कितना गलत कर सकता है? सुनिए, उसके बाद छोटी बहन हमको जानबूझ के नहीं बताई कि मेरा बहन का घर चल जाएगा। उसके बाद हम छोटी बहन को जब मेरा बाबू हो गया लॉकडाउन में, तब हम मेरी बड़ी बहन बताई कि वो मेरी बहन छोटी रिया के साथ भी गलत किया। तब हम बोले इसको कि क्या किए हो तुम? तो ये बोलता है हम कुछ नहीं किए। वो छोटी बच्ची आज 15 साल की है, तू गलत बोलेगी? वो नहीं बोलेगी गलत। पति से कितने दिन से अलग हो? हम ये अभी 17 नवंबर को हम घर से निकले हैं। कहाँ गई थी? हम दिल्ली चले गए थे। पहले अपना कोर्ट फाइल किए, उसके बाद हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं अभी। दिल्ली में कहाँ? सर सेक्टर 18 में। क्या करती हो? सर जॉब कर रहे हैं। ये पर्सनल है, नहीं डिटेल्स दे। केस कब किया? केस सर मेरा 24 तारीख को ही हो चुका है। किस आरोप में? 25 तारीख। आरोप क्या लगाई हो? सर मेरा ये हमको मारता पीटता है,
बार बार हमको धमकी देता है कि मेरे बड़ी बहन का शादी हुआ, उसके लिए हमको बोल रहा है कि तुम लेके आओ अपना माँ बाप से पैसा, तब तुमको रखेंगे। कोर्ट में क्या कहा आज? वो बोला है कि टाइम देंगे, अगला डेट मेरा आएगा, और उसके बाद अभी ये वो चीज हमको बोला गया कि तुम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती नहीं जा सकते किसी के साथ, हम जहाँ से आए हैं हमको वहाँ जाने दीजिए। तुम क्या चाहती हो? हम नहीं रहना चाहते, प्लीज। हम 7 साल से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम नहीं रहना चाहते इसके साथ। अभी कहाँ जाओगी? दिल्ली, जहाँ से आए हम वहीं चल रहे हैं। खर्चा भी दे रहा है क्या अभी? कुछ नहीं खर्चा दे रहा है, मेरा 2 महीना से खर्चा बंद। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत संग्रामपुर में नववर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर बढ़ती शीतलहर को देखते हुए असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार 10 जनवरी 2026 को किया गया। इस कार्यक्रम में संग्रामपुर पंचायत के प्रत्येक वार्ड के 20-20 लाभार्थियों को कंबल प्रदान किए गए। कंबल वितरण में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूर्व से ही कूपन का वितरण किया गया था। कूपन प्राप्त करने वाले असहाय लाभार्थियों को संग्रामपुर पंचायत के मुखिया दीपक सिंह द्वारा अपने आवास पर ही कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, शुभारंभ आरओ मुकेश वर्णवाल द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुखिया दीपक सिंह के द्वारा और साथ ही ओ मुकेश कुमार वर्णवाल के द्वारा गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बबलू मंडल ने मुखिया दीपक सिंह की गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया है। वहीं दम्मू मांझी ने पंचायत समिति सदस्य निरंजन पासवान को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी दरम्यान आपके भी पंचायत में कंबल का वितरण किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो नववर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पंचायत वासियों को। कंबल का वितरण बढ़ती ठंड को देखते हुए किया गया है। हम और मुखिया जी दोनों साथ मिल करके सामूहिक रूप से। पंचायत में कितने लोगों को आज कंबल वितरण किया गया है? आज लगभग 200-250 तक पार कर गया है। और जबकि काफ़ी देर के बाद चालू किए, हम लोग 3 बजे से चालू किए थे। क्या लगता है कि पंचायत में बहुत सारे लोग ऐसे भी छूट गए होंगे जो इस कंबल को लेने के लायक में हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए फिर से हम लोग बैठे हुए हैं कि चयनित करके फिर दोबारा उनको पहुंचे। पंचायत का कुछ इलाका सुदूर में पड़ जाता है, तो वहाँ के लिए क्या करेंगे? वहाँ के लिए कल प्लानिंग है, कछुआ सिवडी जाना है। वहाँ भी जो भी लाभुक हैं, मैंने लेने लायक हैं, उनको दिया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? निरंजन पासवान, संग्रामपुर पंचायत समिति सदस्य। भैया, आज आपके आश्रम में कंबल का वितरण किया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए सुजीत जी, आज यहाँ आप आए कवरेज करने, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और सभी संग्रामपुर पंचायत वासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। बढ़ती ठंड को देखते हुए हमारी और हमारे टीम के द्वारा चयनित कर लोगों को कार्ड वितरण करके कंबल का वितरण किया गया है। और ये लगातार जब तक हम लोगों की मुहिम चलेगी, जब तक हम लोग निसहाय लोगों तक पहुंच नहीं जाए। और आज अभी शुरू हुआ है, कल भी हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, फिर कछुआ भी जाएंगे, शिवड़ी भी जाएंगे। हर एक वार्ड में जो भी ज़रूरतमंद निसहाय गरीब लोग हैं, उन तक हमारी कोशिश है, हमारे टीम के सदस्यों के द्वारा, वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है उस तक चिन्हित कर उन तक पहुंचना हम लोगों का उद्देश्य है। क्या सुनाम लिखते हैं? दीपक सिंह, मुखिया, संग्राम।
खबर भागलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उनका वक्तव्य ऐतिहासिक और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष केवल वर्तमान भौगोलिक मानचित्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सहभागिता में सांस्कृतिक सीमा कहीं अधिक व्यापक रही है। और साथ ही डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि आज जिस भारत को हम मानचित्र पर देखते हैं, उसके अलग एक ऐतिहासिक भारत भी रहा है, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्षेत्र भी शामिल था। और साथ ही भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप पर ही रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म भारत की धरती पर हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज अपनी ही नीतियों और कर्मों के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां की जनता अस्थिरता, हिंसा और साथ ही अव्यवस्था का दंश झेल रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भारत आज विश्व में लोकतंत्र, विकास और स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है, जबकि पड़ोसी देश अपनी गलत नीतियों के कारण पीछे रह गए हैं। बांग्लादेश, ये सभी अखंड हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है। भले ही नेहरू, गांधी जैसे राजनीतिज्ञ की मंशा के कारण हमारा देश खंड खंड टुकड़ों में बट गया, लेकिन आज भी हमारे जैसे करोड़ों लोगों के मन में अखंड भारत का सपना आज भी जिंदा है। और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उनको सीख लेनी चाहिए हमारे भारत देश के उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कि कैसे हम सभी लोग, विश्व के सभी लोगों को हम अपने अतिथि के तौर पर, हम अपने अभिन्न अंग के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं। और देखिए बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अमानवीय घटना घटित हो रही है, लगातार उनको जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन कई लोग इस पर उफ तक नहीं कहते। लेकिन आज भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग उतने ही मिल्लत के साथ रह रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार उनको एक समान दिए गए हैं। और कोई भी यदि कार्रवाई होती, चाहे हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यदि निकालने की बात करते हैं, तो वो भी संवैधानिक तरीके से और वो भी मानवीय तरीके से, न कि उनको हम मार पीट करके हम उन्हें भगा रहे हैं या यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये एक मानवीय पक्ष, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो परिदृश्य उन दोनों देशों में देखने को मिल रहा है कि वहाँ के लोग भी, इस्लाम को मानने वाले भी लोग कहेंगे कि हमें भारत में शरण लेनी चाहिए, और भारत भी उस समय दिल खोलकर उनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम लोग अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं और हमारा भारतवर्ष सभी को एक मानता है, एक समान रूप से देखने की कोशिश करता है। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये सभी अखंड हिंदुस्तान का ही हिस्सा। भागलपुर पीरपैती नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। वार्ड संख्या 9 से सटे कवड़ा पहाड़ पर स्थित आदिवासी समाज के परंपरागत कब्रिस्तान को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जोतकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आदिवासी समाज के लोग वर्षों से इसी स्थल पर अपनी रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद अपने परिजनों को दफनाते आ रहे हैं। कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाना न सिर्फ उनकी आस्था पर हमला है, बल्कि सामाजिक तत्वों का सम्मान को भी लेकर ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद राज आनंद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पीरपैती अंचल कार्यालय पहुंचे और राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार राजस्व विभाग के अमीन के साथ मौके पर पहुंचे और कटवा पहाड़ स्थित कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कब्रों और जमीन को हुई क्षति का जायजा लिया गया। इस संबंध में राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि स्थल की जांच कराई गई है और संबंधित भूमि बिहार सरकार की बताई जा रही है। उन्होंने आमीन को विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है तथा रिपोर्ट आने से पहले ही आवश्यक कार्रवाई और प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इधर मामला सामने आते ही भाजपा विधायक मुरारी पासवान के भतीजे रंजीत पासवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली है और उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। रंजीत पासवान ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
पीरपैंती के नगर पंचायत के मजरोही में जो पहाड़िया जनजाति के लोग बसे हुए हैं, उनका कहना था कि यहाँ हमारा कब्रिस्तान था जो हम लोग 3 या 4 पुश्त से दफन करते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आपके पीछे आप भी स्पॉट पे आए हुए हैं, कोई आपत्तिजनक लोगों के द्वारा। तो क्या कुछ जांच में सर पाया गया? जांच में भी तो कुछ खास पाया नहीं गया, बस देखें खसरा किसका है कि इसका रैयत कौन है। तो जैसे अमीन भी मेरे साथ है, बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 390 है और जो कि बिहार सरकार की ज़मीन है। तो ये जांच का विषय है और जांच के पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। वार्ड पार्षद जी, क्या कुछ समस्या आया था जो अपने वार्ड के लोगों को लेकर आप सीओ साहब के अंचल ऑफिस पहुंचे हुए थे? देखिए, बात ये है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद हैं हम, और पूरा पहाड़िया जनजाति के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो हमारे ही वार्ड में हैं। और इन लोगों का कहना था कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा जोत लिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज सीओ साहब से मिले और आरओ साहब से भी मिले। आरओ साहब का कहना हुआ कि चलिए हम देख लेते हैं कौन सा स्पॉट जोताया है। तो वो आके खुद देखे हैं, ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत जो है ये पता चलेगा किसने जोता है। क्या लगता है आपको, अंचलाधिकारी जी जांच करके गए, इन लोग को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। भागलपुर पीरपैंती नगर पंचायत में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक गंभीर और चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई। नगर क्षेत्र में पंचायत क्षेत्र के स्थित डॉक्टर एनके वर्मा के मेडिकल से 4 पैसों से भरा बॉक्स लेकर बेखौफ फरार हो गए चोर। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात पीरपैंती नगर पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई है। इसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने नगर पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक धन से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के बावजूद ऐसी घटनाओं का सामने आना आम लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। लगातार हो रही घटनाओं से पीरपैंती नगर पंचायत क्षेत्र में असुरक्षा और चिंता का माहौल बनता जा रहा है। भागलपुर बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से सबसे अधिक प्रभावित गरीब, असहाय और वृद्ध और विधवा महिलाएं हैं। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्य जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज 0 माइल स्थित सच्चिदानंद कॉलोनी के सरस्वती मंदिर के समीप गरीब, वृद्ध एवं विधवा महिलाओं के बीच लगभग 100 कंबलों का वितरण किया गया है। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के चेहरे पर राहत देखी गई और साथ ही संतोष साफ झलक रहा था। और साथ ही जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शीतलहर के इस दौर से जरूरतमंदों की मदद करनी और संस्था का यही मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी लगातार ऐसे इलाकों को चिन्हित कर रही है जहां ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जीवन जागृति सोसाइटी केवल कंबल वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा से जुड़ी विभिन्न जागरूकता अभियानों में अहम भूमिका निभा रही है। सड़क सुरक्षा, जल सुरक्षा और साथ ही अग्निकांड से बचाव और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत समिति द्वारा लगातार जरूरत और साथ ही रैली और साथ ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि आम लोग सुरक्षित और सतर्क रह सके। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जिले के कहलगांव से एक सनसनीखेज और बेहद गंभीर मामला सामने आया। यहां कहलगांव प्रखंड के एकचारी पंचायत अंतर्गत श्रीमठ स्थान के पास एक झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन यूट्यूब देखकर कर डाला है, जिसमें ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मृतका की पहचान स्वाति देवी के रूप में हुई है, जिनका ससुराल झारखंड के ठाकुर गंटी मोड़िया में है, जहाँ पति राशन साह मजदूरी करते हैं और गर्भवती होने के बाद स्वाति देवी की मायके रसूल
रसूलपुर में रखा गया था उन्हें, जहां उनकी मृत्यु, आपको बता दें कि जहां पर उनकी मां सुषमा देवी की देखरेख में श्रीमठ स्थित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज चल रहा था। गुरुवार रात प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन महिला को क्लिनिक लेकर पहुंचे हैं और डॉक्टर रंजीत मंडल ने ऑपरेशन की सलाह दी और 30,000 रुपए की मांग की है। परिजनों की सहमति के बाद डॉक्टर ने बिना किसी आवश्यक चिकित्सीय सुविधा की यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और उसके सहयोगी बार बार वीडियो देखकर प्रक्रिया दोहराते रहे, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने क्लिनिक के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया है। सूचना पर रसूलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कि कहाँ करो डॉक्टर कहाँ करो इसके फोन करे जाय और सोने वाला और रोगी निकाल दल पे ले जामो की कची नहीं होता लेके कई कालो ले जाता रोजगार बस बच्चा दम टूट गले रास्ते में ले गए डॉक्टरों ऑपरेशन कर लो ला हां बड़ी ऑपरेशन करे बोला बच्चा के डॉक्टरन बड़ी ऑपरेशन करे डॉक्टर जब मरीज तो बच्चा अलग चल लोग ले रोगी डॉक्टर कहाँ करो डॉक्टर के रंजीतवार बेटा आज कहां कौन सी नाम के डॉक्टर है? हाँ झोला छाप बोलिए। इंसाफ मिलना चाहिए सर। और आशा कार्यकर्ता को भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि उसके माध्यम से भी पेशेंट को जहाँ जहाँ डॉक्टर है वो लोग रिपोर्ट देता है कुछ अपना फायदा लेके। तो आपका ये सब स्पष्ट करना ये यूट्यूब देखकर ये इन्होंने ऑपरेशन किया था? जी सर। कौन डॉक्टर है सर हमको बताइए, अगल बगल है किसी से पूछिए क्या नाम है, कहाँ से है। मेरा घर बगल में ही, लेकिन हम नहीं जानते, नहीं पहले जानते थे कि यहाँ डॉक्टर बैठता है। डिग्री वगैरह कुछ नहीं, कुछ सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। एक बार खोल के आप भी देख लिया जाए। ये जो है पहले बार ऑपरेशन किए होंगे और किया था कभी? नहीं, ये तो मैटर और एक बार हुआ है सर, हुआ है, ये दूसरा मैटर है। ठीक है। तो आप जो है जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से ये न्याय मिलना चाहिए सर परिजन को, और फिर बाद में ऐसा नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। घर एक चारीवास, हम RSS स्वयं सेवक हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी पत्नी थी जो डेट की, क्या नाम था पत्नी का? स्वाति कुमारी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है गंगटी मतलब। गंगटी। यहाँ पर भर्ती किए थे, क्या था, डिलीवरी पेशेंट था? हाँ। कब भर्ती किए थे? 7 तारीख को। डॉक्टर का नाम जानते हैं? नहीं। ये कौन जगह है ये पता है? तो काली स्थान है, एक चारी श्रीमठ। तो भर्ती किए थे 7 तारीख को, डेट कब की है आपकी पत्नी? डेट क्या से रात में निकाला 11 बजे। हाँ। तो जाते जाते खत्म हो गया। रात में 11 बजे निकाले। हाँ। तो ये क्या बोला कि अब सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए? लेके जाइए जहाँ लेके जाइए। मतलब अब हमसे नहीं होगा, लेकर के जाइए। बड़ी ऑपरेशन किया था? हाँ। पहले बोला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। कितना उम्र था पत्नी का? 23 साल। हाँ 23 साल। खबर लखीसराय से है, जहां किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य हो गया है। चनान अंचल अधिकारी रवि कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उन्हें किसान नहीं माना जाएगा और उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता राशि भी बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अपने पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार, कर्मचारी एवं कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना चाहिए। सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया वर्तमान में कैंप मोड में चलाई जा रही है। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में सर्वे अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण समय पर पूरा हो सके। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसानों का कोई भी सरकारी कार्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ रुक सकता है। इसीलिए सभी किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र फार्मर रजिस्ट्री कराकर भविष्य की परेशानियों से बच सके।
किसान को लेकर के क्या आजकल सर फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में जो चल रहा है सर, क्या कहेंगे उसको लेकर? फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी कैंप मोड में कराई जा रही है और जिला स्तर से शिविर भी प्रत्येक पंचायत में तय है। उसके अलावे भी सर्वे अमीन को भी इस कार्य हेतु लगाया गया है। सभी पंचायत में सर्वे अमीन, किसान सलाहकार, किसान कोऑर्डिनेटर और राजस्व कर्मचारी का एक टीम बना के प्रत्येक पंचायत में टीम बना करके भेजा गया है। सभी किसान से अनुरोध रहेगा कि अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा ले। इसके बगैर आगे का कोई भी काम फिर हो नहीं पाएगा। किसान सम्मान निधि भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी किसान से अनुरोध रहेगा अपने किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर एफआर का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। सहरसा जिले के पस्तपाड़ थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने शनिवार को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संवाद कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत से 1000 जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान एसपी हिमांशु ने सभी लोगों से अपील की है कि सहरसा और मधेपुरा जिला और सीमावर्ती क्षेत्र पस्तपाड़ थाना हो जाता है। अगर जन सहयोग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा मुख्य जगह पर लग जाए तो उससे अपराध छीन छोड़ और साथ ही नियंत्रित होगा, जिससे अन्य घटनाओं की भी पुलिस के द्वारा जल्द उजागर किया जा सकेगा तथा सामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों के मन में भय भी पैदा होगा। इसके साथ साथ एसपी हिमांशु ने थाना क्षेत्र में फल फूल रहे शराब माफिया, स्माइक सहित अन्य सुखानेशी और साथ ही आपको बता दें कारोबारी पर थाना अध्यक्ष विजय कुमार पासवान को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। हाँ, पस्तपाड़ थाना में हम लोग एक जन संवाद और जनता दरबार का कार्यक्रम हर थाने में कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज पस्तपाड़ थाना आए थे। हम थे एसडीपीओ साहब लोग थे और यहाँ पे हम लोगों ने जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हर पंचायत वाइज प्रॉब्लम्स को नोट किए और आगे कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए और साथ में वो फीडबैक से हम लोग एक रणनीति भी तय करेंगे जिससे हम लोग और बेटर और बेहतरीन पुलिसिंग का यहाँ पे हम लोग नज़ारा पेश करें। तो और बाकी हम लोग और इंडिविजुअल लोग के प्रॉब्लम्स हैं उनका भी आवेदन कलेक्ट करके हम लोग अभी उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ग्राम ररुआ में संचालित सरकारी देसी शराब भट्टी पर आबकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भट्टी समय से पहले बंद कर दी जाती है और बाद में अवैध तरीके से महंगे दामों पर शराब बेची जाती है। ये तस्वीर शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ की है, जहाँ सरकारी देसी शराब भट्टी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों के अनुसार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलने वाली देसी शराब की दुकानों को प्रतिदिन शाम करीब 7 बजे ही बंद कर दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि भट्टी बंद होने के बाद सेलमैन ग्राहकों को अपने घर बुलाकर अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है। आरोप है कि 75 रुपए में मिलने वाली पौवा 95 रुपए तक बेची जा रही है। ये कथित अवैध कारोबारी लंबे समय से चल रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ठेके पर शराब लेने पहुंचने वाले लोगों से जबरन 5 रुपए का टोकन भी लिया जाता है। इस मनमानी वसूली को लेकर गाँव में कई बार विवाद की स्थिति भी बन चुकी है। फिलहाल ये मामला आबकारी विभाग तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।
इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। गांव के ही एक युवक ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित बालिका के पिता ने बताया कि शनिवार दोपहर उनकी 7 और साथ ही 5 साल की 2 बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक दोनों बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर से ले गया। वहां उसने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। बच्चियों को रोते देख घर लौटने और साथ ही घटना बताने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में आरोपी प्रशांत को कल्ला बाग तिराहे पर देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही फोरेंसिक टीम सीओ सैफई एवं एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आज शाम थाना बसरेहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्दांत और वांछित अपराधी जो कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने में वांछित था, भागने के उद्देश्य से अकबरपुर कट की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर गाड़ी बंदी की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इस अपराधी को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, जहाँ यह उपचाराधीन है। प्रकरण में जाँच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंकिता भंडारी वीआईपी प्रकरण में सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस को सरकार का ये कदम नाकाफी लग रहा है। शनिवार को हरिद्वार के लालढांग में आपको बता दें कि अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी शामिल हुए। पैदल यात्रा के बाद हुई जनसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, यह आंदोलन श्रेय लेने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसके बिना सरकार की ओर से कोई जाने वाली सीबीआई जांच अधूरी रहेगी। वहीं विधायक अनुपमा रावत ने भी जज की निगरानी में बिना सीबीआई जांच को निरर्थक बताया है। केवल संघर्ष है। हमारी मांग शुरू से ही थी, प्रारंभ से ही कांग्रेस ये कहती रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये जांच नहीं होगी तो ये जांच हमेशा अधूरी रहेगी और अंकिता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी ने रात के अंधेरे में हराया। महेश प्रताप राणा जी संघर्ष के प्रतीक है। आप भी पहुंचे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबका पुनः हृदय से आभार प्रकट। हमारे बीच अरुण भाई पूर्व प्रधान, नूर अली जी और तमाम और कांग्रेस के मजबूत स्तंभ राजवीर चौहान जी संघर्ष के प्रतीक और बहन हमारी बहुत स्वागत करता हूँ। इसी बीच लक्सर से मंडी से हमने हमारी बहन अंकिता के लिए पूरे प्रदेश भर में और एक तरीके से देखा जाए पूरा देश इसमें एकजुट हुआ इस अन्याय के विरुद्ध। तो उसमें अपार जो जनमत था, जो डिमांड थी, तो सरकार को, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और उन्हें सीबीआई की संस्तुति उस दबाव के कारण दी, लेकिन वो नाकाफ़ी है। जब तक हमारी शुरू से ये मांग रही है और अंकिता के परिवार की भी ये मांग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय की निगरानी में ये जांच हो, तभी ये जांच जो होगी सार्थक हो सकती है। क्योंकि लगातार जब से ये बहन के साथ जो गलत कार्य किया गया, उसकी निर्मम हत्या की गई, हमने सदन में ये बात रखी, स्वयं ये वहाँ की प्रोसीडिंग में है कि साफ तौर पे सरकार ने ये कहा कि वो वीआईपी जो है वो एक कमरा था और जारी है। जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसी बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा।
ये बहन की अस्मिता का सवाल है, हमारे राज्य के गौरव का। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति संयुक्ति होने के बाद 11 जनवरी को ऋषिकेश बाजार बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। अब 11 जनवरी को प्रतिदिन की तरह बाजार खुला है और साथ ही स्वाभिमान मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग लंबे समय से उत्तराखंड में की जा रही है। अपनी इस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर दी है। इसीलिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के क्रम में ऋषिकेश बाजार बंद कराने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था। इस बंद सहयोग देने वाले व्यापारी मंडल और तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों का उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहना है कि यदि सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद अब सरकार को समय देने की जरूरत है। बैठे हुए थे ना, मतलब पहले वाले, इससे पहले जो देखिए, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि, क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए, इसलिए हम सरकार को समय देते हैं इसके लिए। और ये भी हम सरकार को चेताने का काम करते हैं, अगर न्याय नहीं होगा तो पुनः हम फिर दोबारा से उठकर फिर अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो कल की बात है, 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड बंद का जो आह्वान था और हमने ऋषिकेश के लिए आह्वान किया था, जनता से आह्वान किया था, तो मैं ऋषिकेश की जनता से जो हमारा बंद का आह्वान था वो स्थगित करते हैं और अपना जो है आह्वान वापस लेते हैं। और मैं आपके माध्यम से ही जो भी मेरे जितने भी हमारे व्यापार मंडल के सभी भाई हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हो चाहे शहरी क्षेत्रों के, मैं विशेषकर आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा जी का, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कि उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि हमारा पूर्ण समर्थन आपको है, आपके इस आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन। तो ऐसी और द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। मैं आप सब लोगों का आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर गांव में रविवार देर शाम शराब के नशे में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। घटना कंपोजिट शराब दुकान के पास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चखना दुकान पर किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते सड़क तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से इस्तेमाल किया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बीच बचाव कराने पहुंचे कुछ राहगीर के साथ भी मारपीट की गई है और घटना करीब 6 लोगों में घायल हो गए हैं और साथ ही जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मारपीट का वीडियो भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाशी भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और साथ ही फुटेज, उसके साथ ही स्थानीय लोगों की मिली जानकारी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर भागलपुर से है, जहां पर मानवता की मिसाल पेश करी जा रही है और साथ ही कंबल वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से सबसे अधिक प्रभावित गरीब, असहाय, वृद्ध और विधवा महिलाएं हैं। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा किए जा रहे राहत कार्य जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज 0 माइल स्थित सच्चिदानंद कॉलोनी के सरस्वती मंदिर के समीप गरीब, वृद्ध एवं विधवा महिलाओं के बीच लगभग 100 कंबलों का वितरण किया गया और कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के चेहरे पर राहत और संतोष साफ झलक रहा था। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शीतलहर के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद करना साथ ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य। सोसाइटी लगातार ऐसे इलाकों को चिन्हित कर रही है जहां ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जीवन जागृति सोसाइटी केवल कंबल वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा से जुड़ी विभिन्न जागरूकता अभियानों में भी अहम भूमिका निभा रही है। और साथ ही आपको बता दें, ताकि आम लोग सुरक्षित और सतर्क रह सके, आज के इस कार्यक्रम में जीवन जागृति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, पुनीत सालारपुरिया, संस्था की मीडिया प्रभारी रजनीश कुमार, मृत्युंजय, अखिलेश पुरंजय एवं आनंद कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही संस्थान का संकल्प है और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
कंबल मिलने के ना लगले ठीक बढ़िया कंबल था। हाँ ये दिल के डॉक्टर था। डॉक्टर साहब आज आसानंदपुर जो हवाई अड्डा के दक्षिण में स्थित है एक बड़ा मोहल्ला, आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा वृद्ध सच्चिदानंद कॉलोनी में वृद्ध महिलाओं के बीच, खास करके विधवा महिलाओं के बीच हम लोगों ने कंबल वितरण किया। करीब 75 महिलाओं को हम लोगों ने कंबल आज दिया और इसमें कई लोग गुमनाम व्यक्ति हैं जो हमें कंबल पहुंचाते हैं अपना नाम बिना बोले भी, और कई लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो सभी को जो कंबल जीवन जागृति सोसाइटी को दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही सच्चिदानंदपुर के सभी युवकों को, खास करके आनंद, पुरंजय जी और उनका प्रमोद जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और भगदड़ नहीं बचा। जैसा कि आप देखते होंगे यूजुअली भगदड़ बढ़ जाता है, बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। यहाँ के नागरिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंबल दिल का कैसे ना लगलो? कंबल जाए कैसे ना लगलो कंबल? केना बोल रहे? कंबल था बढ़िया। कंबल का पड़ जाए। बढ़िया बढ़िया था। हाँ कंबल छाप दे। ठंडा लगे कंबल मिला है। पता लगे छापा है। ये दिल को अगर ना जानिए लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है सोसाइटी की तरफ से। जो वाकई में जरूरतमंद है उनको सही जगह अगर हमारा योगदान पहुंचता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आज आपकी तरफ से भी जी, आज हमारी तरफ से भी जो संभव प्रयास हो सका वो किया और हम आगे भी इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या आगे भी कार्यक्रम अगर ठंड का इस तरह से प्रकोप रहा तो हमारी तरफ से आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।